चलिए अपने स्टार्ट करते हैं डीटी। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं डीटी। चलो अभी यहाँ ध्यान दे दो 2 मिनट। जो थियरी में एक दो पॉइंट्स बचे हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपने सम्स वापस कंटिन्यू करते हैं। कल तक जो प्रोविजंस बताए थे थियरी में कोई सेक्शन में, उसमें से कुछ डाउट या क्वेरी? सेक्शन 27 तक हमने देखा, मेजोरिटी पॉइंट्स अपने हो चुके हैं, एक दो टॉपिक्स ही बाकी थे तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 50 पे है कॉम्पोजिट रेंट, इस पे बात हो रही थी, ये टॉपिक बाकी है। कॉम्पोजिट रेंट अगेन प्रैक्टिकल टॉपिक है और काफी सिंपल सी कंडीशन। आपको खाली वो इफ एंड देन ध्यान रखना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे रहेगा। हाँ देख लेते हैं कॉम्पोजिट रेंट है क्या। अब देखो यहाँ पे हम अभी तक बात कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने, कोई प्रीमाइसिस लेट आउट करने की। कितनी बार ऐसा भी होता है कि प्रीमाइसिस के साथ या तो कोई गुड्स लेट आउट किए जाते हैं कॉम्बिनेशन में, या सर्विसेज, ऐसा भी होता है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज आपको रहने के लिए कोई घर किराए पे लेना है, तो आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी, तो बहुत बार ना प्रॉपर्टी में ऑप्शन रहता है कि भाई एक प्रॉपर्टी है जो खाली है, पूरी कंप्लीटली नेकेड फ्लैट। तो अगर आप उसको रेंट पे लेते हो ना, तो फर्नीचर, थोड़ा बहुत इंटीरियर पेंटिंग वेंटिंग आपको खुद कराना पड़ेगा। तो उसका रेंट जो भी होगा अकॉर्डिंगली वो ओनर ने कोट कर दिया। अब साथ में ना दूसरा एक फ्लैट अवेलेबल है जो फुल्ली फर्निश्ड है, फर्नीचर के साथ है। तो उसके रेंट में और ये नेकेड फ्लैट के रेंट में फर्क होगा या सेम होगा? रेंट अलग होगा। तो फर्नीचर वाले फ्लैट का रेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ओनर भी आपको बोलेगा ना, बोले यार फर्नीचर के साथ दे रहा हूँ, आपके भी तो पैसे बच ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रेंट तो मैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा चार्ज कर ही सकता हूँ। अब यहाँ पे ना वो आपसे कॉम्पोजिट रेंट चार्ज कर रहा है, क्योंकि प्रीमाइसिस के साथ साथ वो गुड्स भी लेट आउट कर रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। आया समझ में? प्रीमाइसिस प्लस गुड्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसके लिए जो रेंट चार्ज किया उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट रेंट। पॉइंट ये है कि उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करें, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में उन्होंने जो लिखा था उसमें ये था भी प्रॉपर्टी लेट आउट की है, उसके बदले आपको जो एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करना है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने कुछ गुड्स या फर्नीचर भी लेट आउट किया, तो उसका क्या करें? दो ऑप्शंस दे रखे हैं। या तो कॉम्पोजिट रेंट का डिवीजन अवेलेबल हो कि प्रॉपर्टी के लिए कितना चार्ज किया और फर्नीचर के लिए कितना चार्ज किया। सपोज नॉर्मली फ्लैट का रेंट 12,000 है, लेकिन फर्निश्ड फ्लैट का रेंट 15,000 है। तो ओनर ने बोला भाई 12,000 तो प्रीमाइसिस का वैसे भी रेट है, 3,000 रुपये में ऊपर फर्नीचर के ले रहा हूँ। तो 12+3 का डिवीजन है। तो 12,000 जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और 3,000 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्योंकि वो प्रॉपर्टी लेट आउट करके नहीं है, बिल्डिंग या लैंड अपर्टेनेंट है टू नहीं, फर्नीचर। फर्नीचर इज नॉट बिल्डिंग, फर्नीचर इज नॉट लैंड। तो फिर वो कहाँ पे जाएगा? अदर सोर्सेज में। बट ये तभी हो सकता है जब डिवीजन अवेलेबल हो कि भाई कितना प्रीमाइसिस का और कितना फर्नीचर का। अगर मान लो डिवीजन डिवीजन अवेलेबल नहीं है, पूरा कॉम्पोजिट भाई 15,000 किराया है, इसमें प्रॉपर्टी का कितना फर्नीचर का कितना, ऐसा कुछ नहीं है, लमसम बोल दिया। तो टैक्सेबिलिटी के लिए इन्होंने यहाँ पे बोला कि पूरा रेंट टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में एंड नॉट हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि कॉम्पोजिट हो गया ना, तो इसलिए वो इस साइड से बाहर हो गया। तो कॉम्पोजिट में अगर डिवीजन अवेलेबल है कि प्रॉपर्टी का इतना और फर्नीचर का इतना, तो प्रॉपर्टी वाला पोर्शन एचपी में, फर्नीचर वाला अदर सोर्सेज में। बट अगर डिवीजन अवेलेबल नहीं है तो पूरा कंबाइंड रेंट जाएगा अदर सोर्सेज में। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। दूसरा, सर्विसेज भी हो सकती है साथ में, कॉम्बिनेशन में। अब सर्विसेज का मतलब हो गया कि सपोज मैंने आपको प्रीमाइसिस लेट आउट की है, तो वो प्रीमाइसिस में ना लिफ्टमैन, वॉचमैन, क्लीनिंग स्टाफ, वो सब अवेलेबल है, और ये सब चीजें मेरी तरफ से वो इंक्लूडेड ही रहेगा। हाँ उसका रेंट जो है वो अपने देख लेंगे क्या है क्या नहीं। तो जो मैं आपसे रेंट चार्ज कर रहा हूँ, दैट इंक्लूड्स चार्जेस फॉर दैट सर्विसेज एंड चार्जेस फॉर द प्रीमाइसिस, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगेन सेम रूल है, अगर डिवीजन अवेलेबल है तो एक पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में, सर्विस पोर्शन अदर सोर्सेज में। डिवीजन अवेलेबल नहीं है तो पूरा अदर सोर्सेज में, रूल वही रहने वाला है। तो यहाँ पे ना प्रीमाइसिस प्लस असेट्स, प्रीमाइसिस प्लस सर्विसेज, ऐसे दो ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे बोला हुआ है। अब ये सारी बातें थियरी में तो लिखी है, उसको टेबल के फॉर्म में भी दे रखा है।
बोलो, कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर? इतना ही पॉइंट है। खाली आपको ट्रीटमेंट ध्यान रखना है कि टैक्सेबिलिटी कौन से फॉर्म में आएगी। चलो देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट पेज पे ना एक वो सेक्शन 10 वाला पूरा टेबल है जो बाकी रखा था। सेक्शन 10 आप जनरल में ध्यान रखना, इट इज एग्जेम्पशन सेक्शन। सेक्शन 10 का नाम है इनकम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये इसका नाम है। मतलब सेक्शन 10 में आपको कुछ इनकम लिस्टेड मिलेंगी। सब सेक्शन बहुत सारे हैं, मतलब 50-60 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 से लेके 50-60 तक जाता है, बहुत सारे। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जितनी भी इनकम सेक्शन 10 में लिस्टेड है, वो सारी इनकम जो है वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती। टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता। तो सिंपल भाषा में बोलो तो एग्जेम्प्टेड इनकम, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं देना होता है, उसको एग्जेम्पशंस बोलते हैं। और वो एग्जेम्पशंस आपको सेक्शन 10 में मिल जाएंगे। और वेरियस पॉइंट्स को कवर किया, मतलब पूरा सेक्शन में सारे सबसेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सबसेक्शन 1 में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम होगी, जो 2 में कुछ और होगी, 3 में कुछ और होगी, टोटली डिफरेंट। बट पूरे एक्ट में जो जो इनकम को इन्होंने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है कि भाई इसको टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाना है, वो सारी सेक्शन 10 में लिस्ट कर दी। तो जैसे आप इनकम टैक्स का सेक्शन 10 देखोगे, आप समझ जाना कि भाई एग्जेम्प्टेड इनकम की बात हो रही है। अब कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड है वो अपने देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए। जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो इस टेबल में रखे हुए हैं। बाकी चैप्टर्स में भी इन बिटवीन सेक्शन 10 बार बार आता रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहला सबसेक्शन, इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब ये अपना वो पार्टी वाला फार्म हाउस नहीं है। ठीक है, स्विमिंग पूल है, 2-3 रूम बने हुए हैं, गार्डन वार्डन बना हुआ है, गेम खेल रहे, पार्टी कर रहे, वो वाला फार्म हाउस नहीं है ये। यहाँ पे ना एग्रीकल्चर वाले फार्म हाउस की बात हो रही है कि जहाँ पे एक वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है जिसपे खेती हो रही है। अब यूजुअली क्या होता है ना, जिस लैंड पे एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, तो फार्मर्स का काम अपने जैसा नहीं है कि भाई सुबह ऑफिस गए, शाम को पैकअप किया, घर आ गए, अब कल जाएंगे, वैसा नहीं है। उनका काम क्या 24/7 है, क्योंकि उनको ध्यान देना पड़ता है। भाई फार्म के अंदर जो भी चीजें हैं, टाइम टू टाइम क्या फर्टिलाइजर यूज करना है, उसको पानी देना है, ये सब चीजें करनी है, वो ध्यान रखना पड़ता है। ये तो चलो है, ठीक है। उसके अलावा बहुत प्रॉब्लम्स है। जंगली जानवर होते हैं, वो खेतों में घुस जाते हैं, उनसे खेतों को बचाना पड़ता है, क्योंकि पूरा ना फसल बर्बाद करके खा पी के चले जाएंगे। तो बड़े बड़े फार्मर्स को इस सिक्योरिटी पे खर्चा करना पड़ता है कि भाई फार्म के अंदर जो है जानवर नहीं आ जाए। अब गाय भैंस वो सब आ जाती है, अब जितना भी क्रॉप्स होगा सारा खा के चली जाएंगी। तो उनको फेंसिंग करनी पड़ती है। अभी तो वो इलेक्ट्रिक वाला लगाया हुआ है सब जगह फार्मर्स ने, कि बाउंड्री पे जो फेंसिंग है उसमें वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो क्या वो जानवर अंदर आने की कोशिश करते हैं, टच करते हैं, उनका मतलब ज्यादा डैमेज नहीं होगा, बट वो करंट लगने से अंदर नहीं आते। ये सब करना पड़ता है। तो स्केयर आते थे ना पहले से, वो इंसान के शेप के पुतले लगाने पड़ते थे, वो सब होता है। साउंड का यूज करते हैं, काफी चीजें करते हैं जिससे जंगली जानवर जो है खेतों में नहीं है। तो उनको वो सब भी ध्यान देना पड़ता है। तो इट इज लाइक वो 24/7 ड्यूटी है। तो मोस्टली एग्रीकल्चर फार्म में एक छोटा सा घर बना होता है एक कॉर्नर में, जहाँ पे वो फार्मर की फैमिली वहीं पे रहती है, और 24/7 वो वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं वैसे। अब पॉइंट ये है कि आपने अपनी जमीन एग्रीकल्चर के लिए किसी को किराए पे दी, तो वो किराया भी एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाता है। ये डेफिनेशन है। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद खेती कर रहे हो और कमा रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम है। किसी किसान को अगर आपने जमीन किराए पे दी है, उससे जो किराया लिया आपने, और वो किसान खेती कर रहा है वहां पे, तो वो किराया भी एग्रीकल्चर इनकम ही है। अब आपने उससे जो रेंट चार्ज किया उसमें दोनों आ गया ना। वो जो जमीन है, फार्म है, उसका रेंट तो लिया, और जो घर उसको किराए पे दिया उसका पैसा भी लिया होगा। तो ये दोनों एग्रीकल्चर इनकम में आएगा और एग्जेम्प्टेड है। तो ओनर को कोई टैक्स पे नहीं करना है जिसकी जमीन है, भले उसकी किराए की इनकम। वो रेंटल इनकम होते हुए भी एग्जेम्प्ट है, बिकॉज इनकम चार्ज किससे की जा रही है, फार्मर से। और फार्मर वहां पे क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर। समझ आए? लेकिन अगर आपका पर्सनल फार्म हाउस है, स्विमिंग पूल वाला, वो लेट आउट किया आपने, उससे रेंट आया, तो वो तो फिर यहाँ पे टैक्सेबल हो सकता है ना, वो एग्जेम्पशन में नहीं आएगा, दैट इज इम्प्लाइड। तो फार्म हाउस का मतलब एग्रीकल्चर फार्म, वो ध्यान रखना। इसमें दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया कि जो घर बना हुआ है वो फार्म वाले प्लॉट पे एग्जैक्टली ना हो और उसके आजू बाजू है ना, तो भी चलेगा। ऐसी नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जिस प्लॉट पे फार्मिंग हो रही है उसी प्लॉट के एक हिस्से में घर होना चाहिए। नॉट नेसेसरी। भाई पूरा खेत है, अब अगर मैं उस पर घर बना रहा हूँ, तो उतनी प्रेमाइसिस भी तो खेती के लिए यूज हो सकती थी, तो नुकसान होता है। तो भाई सामने वाला प्लॉट है वो ले लिया, छोटा सा कोई कॉर्नर है प्लॉट के बाहर वो ले लिया, वहां पे घर बना रखा है और किराए पे दे रखा है, तो भी वो सेम पार्ट माना जाएगा वैसे। तो इसके लिए टर्म यूज किया, देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी। इमीडिएट विसिनिटी मतलब उसके अराउंड, नियर बाई, नॉट एग्जैक्टली ऑन द प्लॉट, बट उसके आसपास। अब वो रोड के सामने भी हो सकता है, एकदम साथ वाला प्लॉट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में से मेन रोड पास हो रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंडरस्टूड है। कुछ चीजें क्या कॉमन सेंस पे चलानी पड़ती है, लॉ में भी ऐसा होता है।
जरूरी नहीं कि हर चीज वर्ड टू वर्ड जाएगी, कॉमन सेंस तो प्रिवेल करनी ही चाहिए इम्प्लाइड। तो आपने वो जो घर है वो ड्वेलिंग हाउस के तौर पे दे रखा है रहने के लिए, स्टोरिंग स्टोरेज के लिए दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो रेंट चार्ज कर रहे हो वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। ज्यादातर किसान क्या है ना, अपनी खेती की जो फसल होती है ना उसका एक हिस्सा दे देते हैं कि भाई आप कैश देंगे, इससे अच्छा फसल ले लो। तो बहुत बार जमींदार होता है उसको भी चलता है कि भाई आप फसल दे देना, मैं इसको बेच के रिकवर कर लूंगा। तो किसान को क्या कैश नहीं देना पड़ता, तो कंपेरेटिवली उसका जो प्रॉफिट मार्जिन वाला पोर्शन है वो सेविंग्स हो जाती है। भाई 1 लाख रुपए अगर किराया देना है और 1 लाख रुपए के बराबर की फसल दे रहा है, तो फसल में तो प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, तो मार्केट वैल्यू पे देगा। तो कुछ उसको बचत हो गई ना, उसको बेच के 1 लाख देने जाएगा तो बात वही है। तो इससे बेटर है कितनी बार वो रेंट इन काइंड पे कर देते हैं, ये भी कॉमन प्रैक्टिस है, वो भी चलेगा। हम्म। आप प्रॉपर्टी कैसे भी बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने उस किसान को ही किराए पे दिया है तो चलेगा। एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ दिया है किसान, और घर में उसका छोटा सा घर शेड पे है, पता नहीं है ना ऑन पेपर। हाँ तो वही बात होगी ना, ऑन पेपर नहीं पता चलेगा तो फिर वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपने बंगलो किसी को किराए पे दिया है जो बंदा किसान नहीं है, और जो खेत है वो किसी किसान को किराए पे दिया है, तो फिर दो अलग टेनेंट हो गए ना। तो जो बंगलो आपने रेंट पे दिया ओनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, वो तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, वैसा है। लेकिन उसी किसान को या उसकी फैमिली को रहने को दिया हुआ है, वे फार्मिंग करते करते केयर टेकिंग कर रहे हैं, तो अलग बात है, फिर वो यहाँ पे एग्जेम्पशन में आ जाएगा। तो पर्पस क्या है और कैसे आपने वो प्रोवाइड किया, वो पहले डिफाइन करना जरूरी है, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी होगी वैसा। नेक्स्ट है 19 कैपिटल ए, ये सबसेक्शन है। इसमें बात हो रही है पैलेस की, एक्स रूलर्स। ठीक है, अब ये एक्स रूलर्स कौन है, आपको पता ही है इंडिया में पहले राजा महाराजा, ठीक है, तो उनका रूल था। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आज भी हैं जिनके एंसेस्टर्स राजा महाराजा थे, नवाब थे, ठीक है, तो वो वाली कैटेगरी के लोग हैं इंडिया में। बट उस टाइम पे उनके पैलेसेस बने हुए थे बड़े बड़े। अब पैलेसेस का हुआ क्या, आज की डेट में ऐसा मेजोरिटी पैलेस या तो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए और टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, अपने जाके फोटो खिंचवा रहे। उदयपुर चले जाओ, राजस्थान में जितने पैलेस है ना, सारे घूम लो, अब सारे मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए। बाकी के जो बचे वो ताज वाले ने ले लिए, होटल बना दिया। ओबरॉय ग्रुप वाले ने होटल बना दिया, हेरिटेज होटल। तो जिस कमरे में राजा रह रहा था वहां पे अपन रह रहे, पैसा देके, और उसका अच्छा खासा पैसा कमा रहे। कुछ पैलेसेस हैं जो फैमिलीज के पास अभी भी है। अब ये जो उदयपुर का सिटी पैलेस है, तो सिटी पैलेस टूरिस्ट स्पॉट है, लोग जाते हैं वहां पे। लेकिन सिटी पैलेस जो है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, वो शेयरिंग में है। सिटी पैलेस में अगर आप जा रहे हो तो उसकी एंट्री टिकट जो भी आप पे करते हो, उसका एक रेवेन्यू जो है वो राजा की फैमिली को ही जाता है अभी भी, और एक हिस्सा जो है वो वहाँ की लोकल अथॉरिटी को जाता है, वैसे डिवाइड किया हुआ है। और एंट्री टिकट काफी महंगी है, पर पर्सन 600 रुपये चार्ज करते हैं। तो सिटी पैलेस बनाया भी अच्छा है नो डाउट, लेकिन 600 रुपीज पर पर्सन इज अ गुड अमाउंट, और हजारों लोग रोज के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो राजा के डिसेंडेंट्स है और उसी प्रिमाइसिस में एक एरिया में रह रहे हैं। मैं खुद भी गया था तो गाइड बता रहा था, तो बोले वो जो एरिया है पूरा पैलेस का, पूरा पैलेस तो ऑब्वियसली वो लोग यूज नहीं कर रहे, लेकिन पैलेस का एक पोर्शन जो है फैमिली वहीं पे रह रही है, और बाकी पैलेस उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे दे रखा है। और जो रेवेन्यू आता है वो पार्शियली शेयर होता है, कुछ लोकल अथॉरिटी को मिल रहा है वहाँ पे, बाकी फैमिली को मिल रहा है। तो फैमिली का तो रेवेन्यू चल रहा है, उनको पैसों की टेंशन है ही नहीं, और प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस जो है वो भी लग रहा है, तो ये सब चीजें होती है। तो उस तरीके से शेयरिंग हो रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो एक्स रूलर्स हैं उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनके पास अगर कोई पैलेस है तो वो पैलेस का एग्जेम्पशन उनको यहाँ पे मिलेगा इस सेक्शन में। अब पैलेस में तो ऑब्वियसली नहीं रह रहे होंगे, नॉर्मल घर में ही रह रहे होंगे, लेकिन एक पैलेस उनके नाम पे है। अब आप सोचो वो पैलेस को अगर डीम्ड लेट आउट मान लिया तो क्या होगा, टैक्स कितना आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसलिए फिर इसको एग्जेम्पशन में दिया हुआ है, तो पर एक्स रूलर एक पैलेस आप क्लेम कर सकते हो। अभी आपके नाम पे ज्यादा पैलेसेस हैं तो फिर क्या होगा, फैमिली मेंबर्स अगर ज्यादा है तो एक एक के नाम पे रखना पड़ेगा तो क्लेम करो। अभी एक ही इंसान के नाम पे दो पैलेस हुए तो दूसरा वाला टैक्सेबल हो जाएगा, ये कंडीशन है। ये सैफ अली खान एक्टर है, उसकी फैमिली में जो थे वो, उसके एंसेस्टर्स वो नवाब वाली कैटेगरी में थे, तो उनके पैलेसेस हैं। और सैफ अली खान के पास दो पैलेस, दो में से एक पैलेस उसके नाम पे, एक उसकी सिस्टर के नाम पे। और वो जो पैलेस है उसकी वैल्यू आज की डेट में 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ का एक पैलेस है। अब वो रहता तो मुंबई में फ्लैट में, पैलेस में रहता सेफ रहता, अभी अटैक हो गया देखा था न्यूज पे, ठीक है, तो वो फ्लैट में तो अटैक हो गया उसके ऊपर वैसा। अब मुंबई में फ्लैट में रह रहा है तो एक खुद की प्रॉपर्टी, एक चलो और सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउड है, अभी दो प्रॉपर्टी कर दी उन्होंने, एक पैलेस एडिशनली उसको क्लेम करने को मिलेगा, वैसा है। अब सोचो अगर ये नहीं मिलता तो क्या होता, 1,000 करोड़ का पैलेस, उसकी एनुअल वैल्यू कितनी होती रेंटल,
एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट कितनी होती, लाखों में होती। एक महीने का रेंट 1,000 करोड़ का पैलेस अगर किराए पे लेना हो तो एक महीने का किराया कितना होगा, आप सोच लो। और अगर वो किराए पे ना दे, किराए पे लेगा भी कौन? तो किराए पे दे तो रहा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही नहीं, डीम्ड लेट आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स। पता चला पूरा साल पिक्चरों में काम करके जितना कमा नहीं रहा है, उतना तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स जा रहा है। टेनेंट ढूंढ रहा है तो इतना बड़ा पैलेस लेने वाला कोई है नहीं, ऑब्वियसली कौन लेट आउट करेगा, रेंट पे कौन लेगा? तो लास्ट में उसके ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उसको होटल ही बनाना पड़ेगा। अगर वहां से कुछ कमाएगा नहीं तो टैक्स भरेगा कैसे? तो इस सेक्शन के एग्जेम्पशन की वजह से एक पैलेस क्लेम कर सकते हैं। अब सीधी बात है, उसके पास दो पैलेस है तो भाई बहन के नाम पे एक एक पैलेस जो है वो अलॉट कर दिया, तो दोनों एक एक एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, वो कंडीशन है। ओके, तो ये है आपका 19 कैपिटल है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 20, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये सब एंटिटीज आ गई कि अगर इनके पास कोई प्रीमाइसिस है, गवर्नमेंट फंड से आई होगी डेफिनेटली, और वो उन्होंने लेट आउट कर रखी है, एसएमसी की प्रीमाइसिस है, अपने स्टाफ को या किसी को लेट आउट किए, उससे कोई रेंटल कमा रहा है, तो वो टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा, उसको एग्जेम्पशन है वैसा। नेक्स्ट बोला, कोई प्रीमाइसिस आपने लेट आउट की है किसी एसोसिएशन को जो साइंटिफिक रिसर्च करती है, ठीक है, तो वो उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बोला, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी अगर प्रॉपर्टी इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट है, हॉस्टल वाली इनकम हो गई, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल बना रखा है, लेट आउट कर रखा है, उससे जो अमाउंट आ रहा है वो एग्जेम्पशन में आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ने अपने स्टाफ को, टीचर्स को रहने के लिए घर दे रखे हैं, तो वो भी एग्जेम्पशन में आ जाएगा वैसे। उसके बाद ट्रेड यूनियन वाले, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उनकी भी अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम, ट्रेड यूनियन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कंपनी होती है वैसे, तो उनकी भी प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है वैसे। लद्दाख का कोई रेसिडेंट हो, उसकी कोई प्रॉपर्टी इनकम हो, ये स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड एग्जेम्पशन है, और ऐसे पॉइंट्स बहुत बार आते हैं, स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट बोला, इनकम सेक्शन 11 है वो, 11 मतलब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, ये मंदिर वाले और जो ट्रस्ट वाले होते हैं ना, उनके लिए एप्लीकेबल होता है कि आपने कोई प्रीमाइसिस जो है वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए रखी है। सपोज कोई मंदिर के दर्शन करने चले गए, अंबाजी मंदिर या कहीं चले गए, तो उनका कोई ट्रस्ट होगा, वहां पे ना रहने के लिए वो धर्मशाला बनी होती है, तो अगर आप वहां पे दर्शन करने जा रहे हो तो आपको कोई महंगा होटल लेना पड़े ऐसा नेसेसरी नहीं है, वो साथ में उनके रूम्स वो मंदिर वालों ने मेंटेन किए होते हैं और काफी रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर देते हैं। वो जो इनकम हो रही है ना, वो इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मंदिर के चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे है और उसका पर्पस वही, इसीलिए। फिर आते हैं 13 कैपिटल ए वाले, ये है अपना पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी चैरिटी है अपनी तरफ से समझ लो वैसे। तो बोला, पॉलिटिकल पार्टी वालों की अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी के हेड से इनकम जनरेट हुई तो वो उनके लिए एग्जेम्प्ट है, ये सेक्शन 13 ए में बोला हुआ है। एक चैप्टर भी है पीछे अपना, टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वाला, छोटा सा पॉइंट है जो अपन ने देखा नहीं है, उसमें भी आएगा। तो 13 ए इज अ सेक्शन विच प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। और देखना, ये सेक्शन के ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं करेगा, कोई ऑपोजिशन वाला भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, ये सरकार में खुद आते हैं तो कोई कोई फायदा मिलता है वैसा। तो आपने अगर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा रखी है और आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उससे कोई रेंटल इनकम आती है, वो रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं है, एग्जेम्पन है। अब इनको क्यों एग्जेम्पशन दिया वो इनको ही पता है, जब हम टैक्स भर सकते हैं तुम भी भरो भाई, एग्जाम्पल तो सेट करो, पॉलिटिकल पार्टी खुद बोले ना हम टैक्स भरते हैं तो आप क्यों नहीं भर रहे, बोले, हम ही नहीं भरते और आप भरो, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ठीक है, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। वो लोकेशन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लोकेशंस पे डेवलपमेंट की नीड होती है, कुछ बेनिफिट्स, परक्यूजिट्स, सब्सिडीज देने की जरूरत होती है ताकि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल और उनका इनकम बेटर हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए डेटा के बेसिस पे कि यार इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है और वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि ये बढ़े, तो चलो भाई टैक्स एग्जेम्पशन दे दो, तो धीरे धीरे अपने आप ना उसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। तो वैसे लोकेशन वाले ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, तो लद्दाख वाला केस स्पेसिफिक रखा हुआ है यहाँ पे वैसे। बाकी पॉइंट आपने देखे सेक्शन 22 में जो बोला, प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो तो हमने देख लिया, जो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज हो रही है उसको अपने एसपी में काउंट नहीं करेंगे। और 23 का भी पॉइंट आ गया, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, ये बेनिफिट इंडिविजुअल्स को मिलता है, एचयूएफ को मिलता है, वो ध्यान रखना। एचयूएफ वाला तो पूरा स्कीम है, डबल बेनिफिट ले लो, क्योंकि एचयूएफ कोई पर्सन तो है नहीं, वो तो आपने फैमिली बिजनेस के लिए एक सेपरेट एंटिटी बना दी, बट उसके नाम पे भी टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाते हैं वैसे, तो लोग यूज करते हैं और गवर्नमेंट यूज करने दे रही है पर्पसफुली कि भी करो, टैक्स बचा लो। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये
सेक्शन 80P वाला, दैट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनको बोला है कि अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आपके कुछ गोडाउन वेयर हाउसेस बने हुए हैं जिसको आप स्टोरेज के लिए रेंट पे देते हो, तो उससे आने वाला रेंट जो है ना वो डिडक्शन के फॉर्म में क्लेम हो जाएगा अंडर सेक्शन 80P, ये बोला हुआ है। स्पेसिफिक एग्जेम्पशन और भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही हो, जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तो उनको एग्जेम्पशंस मिलते हैं। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन वो चैरिटेबल या बोल सकते हैं सर्विस देने के लिए काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग होता है लेकिन इंटेंशन वो नहीं होता, नॉमिनल प्रॉफिट पे काम करती है, तो वो कंडीशन है। ये पॉइंट वापस डिडक्शंस के चैप्टर में आएगा, अभी सिर्फ था तो एक बार आपको बता दिया। चलो, तो सेक्शंस तो अपने सारे कंप्लीट है। अब देखो ये जो 115 बीएसई वाला पॉइंट है ना, उसका इम्पैक्ट कैसे होता है वो एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको, कि समझ में कहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में जब सम आते हैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने वाले, तो उसमें लिखा होता है असेसी ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी, असेसी डिड नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसी। तो उस बात से फर्क पड़ता है कि 115 बीएसी में गया तो कंडीशन क्या है वहां पे कि स्लैब रेट छोटा हो जाता है, कि भाई रेट्स कम हो जाएंगे, टैक्सेशन का रेट सस्ता हो जाएगा। स्लैब 3-3 लाख रुपए के हो जाते हैं और रेट 5-5% से बढ़ता है, तो वो आपको सस्ता लगता है, बट इट इज कंडीशनल। उसमें आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस जो है वो फोरगॉन करने पड़ते हैं, कि मैं डिडक्शन नहीं लूंगा, ये एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करूंगा, उस कंडीशन पे आपको ये क्लेम करने को मिलता है। अब यहाँ पे बोला कि हाउस प्रॉपर्टी के कौन से ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो आपको फोरगॉन करने पड़ेंगे, क्विट करने पड़ेंगे, तभी आप 115 बीएसी में जा पाओगे। तो टेबुलर कंपैरिजन दे दिया ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको जज करना, क्या अलाउड नहीं है वो देखना है। अगर आप न्यू सिस्टम में जाते हो, जो चीजें अलाउड है वो तो दिख रही है। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दोनों केस में मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन भी दोनों में मिलेगा। अब इंटरेस्ट वाले केस में सेल्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो अलाउड नहीं है। ओके, ये किस सेंस में बोला, 23 सबसेक्शन 2 में ना, एक बार इसको रिलेट कर लेते हैं। देखो आप पेज 46 पे देखना, को रिलेट करा देता हूँ पॉइंट। पेज 46 पे उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है कि कौन से रिस्पेक्ट में उसको कंसिडर करना है। ऊपर नोट दिख रहा है 46 पे, वो नोट पढ़ो, उसमें बात लिखी हुई है। बोला जो 2 लाख रुपए के डिडक्शन की बात नहीं हो रही थी कल, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन जो होता है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक मिलेगा। वो डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा अगर आप 115 बीएसी में जाते हो। तो 115 बीएसी ऑप्ट करने वाले एसएससी को वो 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट वो लॉस क्लेम नहीं कर सकता। कल मैंने आपको बताया कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आपने लोन पे लिया, आपका खुद का घर है, तो लोन पे लिया तो एनुअल वैल्यू तो जीरो है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कुछ नहीं मिलेगा 30% के हिसाब से। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आप क्लेम कर सकते हो अप टू 2 लाख रुपीज। तो उससे अल्टीमेटली हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आता है। वो लॉस आप अपनी बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी, इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। मैंने मेरा एग्जांपल भी आपको दिया था कि भाई मेरा होम लोन चल रहा है, उसका इंटरेस्ट मैं पे करता हूँ, तो वो इंटरेस्ट मैं अपनी इस इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ। बट अगर मैं 115 बीएसी में जा रहा हूँ तो ये क्लेम मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन है, तो आपकी चॉइस है ना, 115 बीएसी इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप 115 बीएसी में जाते हो तो फिर ये नहीं मिलेगा, ऐसा है, तो नॉट अलाउड में वो पॉइंट है। बाकी चीजें तो सारी सेम चल रही है। फोर्थ पॉइंट में भी कुछ चेंज है। सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन फ्रॉम करंट ईयर हाउस प्रॉपर्टी इनकम नॉट अलाउड। ये पिछले साल के जो लॉसेस क्लेम करने बाकी होते हैं और जो डेप्रिसिएशन क्लेम करना बाकी होता है, वो अलाउड नहीं होगा अगर 115 बीएसी में जाते हो। नॉर्मल स्कीम में अलाउड होता है कि आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल सेट ऑफ कर सकते हो। दो चीजें होती है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में, इस साल की कमाई के सामने इस साल का लॉस सेट ऑफ कर लो, अगर नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल की कमाई के सामने ये वाला सेट ऑफ कर लेना। तो एक होता है सेट ऑफ लॉसेस इन द करंट ईयर, एक होता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन द फ्यूचर ईयर्स। वैसा होगा, तो दो कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे बोला कि अगर आप 115 बीएसी में जाते हो तो पिछले साल के लॉसेस जो आप लेके आए हो, जो क्लेम करने बाकी रह गए थे, वो क्लेम नहीं हो पाएंगे, डिसअलाउ करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने भी क्लेम नहीं होगा,
बाकी हेड्स के सामने भी क्लेम नहीं होगा। अभी सेट ऑफ वाला चैप्टर बाकी है, जब डिटेल में जाएंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत सुन के रख लिया तो भी काम चल जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ऐसे तो कोई पॉइंट ही नहीं। नहीं 30,000 वो, नहीं नहीं नहीं, दोनों पॉइंट अलग है ना। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनुअल वैल्यू पे 30% मिलेगा ही मिलेगा फ्लैट। वो अलग से, हाँ वो अलग से, दोनों क्लॉजेज ही अलग है, 24A और 24B, दोनों क्लॉजेज अलग है। चलो समझ आ गया यहाँ तक। अब अपने इलस्ट्रेशंस को कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने स्टार्ट किए तो मुझे बता दो कौन कौन से इलस्ट्रेशन हो गए, उसमें क्या डाउट्स है। फर्स्ट वाला तो थियरी था। अच्छा, सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में किसी की कुछ क्वेरी है? आंसर दिया हुआ है उसमें, टैली हो रहा है। एक्सपेक्टेड रेंट और ये सब कुछ पूछना हो तो बता दो, करवाना है कोई सम? नहीं। थर्ड वाला भी हो गया। चलो ठीक है, हो गया तो बढ़िया, डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, कुछ खास है नहीं। इलस्ट्रेशन 4 से देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। सम डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट आप ही करो, कुछ नया मिलता है तो मैं करवाता हूँ, अदरवाइज फिर ठीक है। Mr. A owns two houses. Expected rent of the house number one is 65,000. The house was let out for 7,500 rupees per month, but the rent for the month of February and March could not be realized. ठीक है भाई, रेंट रिकवर हुआ नहीं, ये बोला हुआ है। The expected rent of another house is rupees 1,50,000. This house was let out for rupees 12,000 per month, but the rent for last 3 months could not be realized. अनरियलाइज रेंट वाली कंडीशन आई है, जो अभी तक शायद कोई समझ नहीं आई होगी। In both the cases, Mr. A fulfills the condition of rule number 4. रूल नंबर 4 की कंडीशन फुलफिल करने का मतलब है कि जो ओनर है हाउस का, उसने टेनेंट के अगेंस्ट पूरा एक्शन लिया, पूरी रिकवरी की कोशिश की, लेकिन रेंट आया नहीं। उसने उसको नोटिस दिया, उसको प्रीमाइसिस से निकाल दिया, दूसरी कोई प्रीमाइसिस वो यूज नहीं कर रहा है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हुई है, ऐसी बात है, उसको रूल 4 बोल रहे हैं, जो अपने नोट्स में है भी आगे। अब इस केस में आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करना है। थोड़ा ये भी ध्यान देना कि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते क्या है। स्टूडेंट्स को पूरा सम आता है ना, वो एंड तक चले जाते हैं, देखते ही नहीं पूछा क्या है। पहला है, या तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछ के रुक जाएंगे, या एनुअल वैल्यू पूछेंगे, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछेंगे। तीनों में फर्क है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछा है तो आपको स्टेप नंबर 2 तक ही जाना है। फिर आप क्या पूरा कैलकुलेट करके लास्ट तक गिन के आ गए, मैं तो पूरा गिन लिया। अरे पूछा क्या है वो तो कंक्लूड करना पड़ेगा ना। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछेंगे और आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख के आ जाओगे, रॉन्ग मिलेगा। मैंने पूछा कि आप निकाल के क्या दे रहे हो, भले आपको मैंने पूछा उससे ज्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक्सप्लेन करके आना है। जितना मांग रहा हूँ उतना सॉल्व करके आंसर कंक्लूड करना नेसेसरी है। एनुअल वैल्यू मांगा तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मांगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस होगा अगर है तो क्या पूछा है उसके बेसिस पे कंक्लूड करना है। एक्स्ट्रा करके आओगे तो भी मार्क्स कटेंगे। ये स्पेसिफिक नहीं सॉल्व किया आपने वैसे। तो यहाँ पे इन्होंने इस सब में से जीए भी मांगा है। एक्सपेक्टेड रेंट तो दे ही रखा है, एनुअलाइज रेंट तो पता चल ही जाएगा हाउस वन में, 7,500 पर मंथ के हिसाब से। और अनरियलाइज रेंट उसमें से माइनस होता है, ये ध्यान रखना। तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है और जो एनुअलाइज रेंट है, एनुअलाइज रेंट आएगा 7,500 इंटू 12, तो ये 90,000 हो रहा है। बट इसमें से आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हो, 2 महीने का बोला है ना, 15,000। तो कलेक्ट कितना हुआ? 75। तो जो कंपैरिजन होता है ना, ई आर वर्सेस ए आर, उसमें ए आर ये होगा। बोलने का मतलब मेरा ये, दिस ए आर इज आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज रेंट, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेंट आपको दे रखा है 65,000, ये कंपैरिजन हो। अब क्योंकि ए आर ई आर से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो जितना है वही आपका जीएबी, तो ये आंसर आ गया, खत्म हो गया। ये ध्यान रखना। तो अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद जो बचता है ना, तो एक्चुअली ये 90,000 जो है ये तो एनुअलाइज रेंट हो गया, चेंज कर लेते हैं उसको, एनुअलाइज रेंट हो गया। और ये माइनस करने के बाद जो बचा वो ए आर हुआ, एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड, विच विल बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड रेंट, वैसा। तो ये ध्यान रखना, देख लो। अब सेकेंड हाउस में आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये सेम पैटर्न है।
हाँ वो तो डिपेंड करता है वैकेंसी है कि नहीं। रियल प्राइस बोला है, वैकेंसी थोड़ी हुई। रेंट पे तो दिया था, सामने वाले ने किराया नहीं भरा। वैकेंसी का मतलब कि किराए के लिए जगह खाली पड़ी है। और यहाँ बोला है कि किराया वसूल नहीं कर पाए, बाकी जगह तो रेंट पे दे ही रखी थी। दोनों चीजें डिफरेंट हो गई ना, वैकेंसी नहीं है वो, अनरियलाइज रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट 1.5 लाख है, आपने किराया कोट कर रखा है 12,000 पर मंथ, तो पूरे साल का पूरा ही नहीं होने वाला, 144 ही आएगा। उसमें भी आप बोल रहे हो 3 महीने का तो रियलाइज नहीं हुआ, तो और पंगा है। तो देखो यहाँ पे फिर टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी वो समझना है। देख लो एक बार, ईआर है 1.5 लाख, आप बोल रहे हो जो एक्चुअल रेंट आपने कोट किया 12,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो गया 144। इसमें से भी 3 महीने का किराया तो वसूल नहीं हुआ, तो आया सिर्फ 1,08,000। अब ये है आपका ए आर, दिस इज ए आर, यू आर माइनस करने के बाद। अब इसको कंपेयर करेंगे ई आर के साथ, तो डेफिनेटली ई आर ज्यादा है। तो भाई फिर जीएवी जो है वो ई आर को ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप वो चार्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इज दिस बिकॉज ऑफ वैकेंसी, आंसर इज नो। वैकेंसी तो थी ही नहीं, फिर भी कम है। अच्छा अगर पूरे साल का रियलाइज हो भी गया होता तो भी ये 150 से कम है। तो रेट में ही गड़बड़ है, जो 12,000 का रेट है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम। इतने कम रेट पे लेट आउट किया, वही से दिक्कत है। वैसी बात है। तो ये जो ए आर है, दिस इज लेस देन ई आर। रीजन इज नॉट वैकेंसी, चार्ट के हिसाब से कोई बेनिफिट मिलना नहीं चाहिए। देयरफॉर द जीएवी विल बी इक्वल टू ई आर। इसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी है ही नहीं, तो माइनस तो होगा नहीं। तो 150 जो है ना, वो पूरा आपका जीएवी हो गया, सिंपल। तो अपने को जैसी कंडीशन दी है ना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाना है, तो प्रॉब्लम नहीं आती। वैकेंसी होती हाँ, तो फिर कैलकुलेशन वैसे होता है। ठीक है, कंप्लीट। तो ये है इलस्ट्रेशन 4, इसके बाद इलस्ट्रेशन 5, ये आप सॉल्व कर सकते हो। वैकेंसी वाला पॉइंट है, वैकेंसी वाले सम आगे आए थे, आगे के इलस्ट्रेशन में था क्या, नहीं था ना। तो चलो मैं एक करवा देता हूँ, फिर भले सिमिलर टाइप के आप सॉल्व कर लेना। इलस्ट्रेशन 5 में 4 अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला देख लो, केस नंबर पी या हाउस नंबर पी। उसमें बोला एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का 70,000, लेट आउट किया तो रेंट पर मंथ 7,000। लेट आउट है टोटल 11 महीने के लिए, और वैकेंसी है 1 मंथ। अपने को तो जो फॉर्मेट बोला है उसमें चलते जाना है। भाई 7,000 रुपए के हिसाब से किराए पे दिया, 11 महीने का किराया आया, टोटल किराया कितना वसूल हुआ, 77,000। पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 70, और अपन ने वसूल किया 77, ज्यादा ही है ना। वैकेंसी से क्या फर्क पड़ा, डिपार्टमेंट जो मिनिमम बोल रहा है, डिपार्टमेंट बोल रहा है 12 महीने पूरा किराए पे दोगे ना तो कम से कम 70,000 रुपये चार्ज करना। आपने तो 11 महीने में 77 चार्ज कर लिया, तो ज्यादा ही तो कमा लिया। तो 77 के ऊपर ही टैक्सेबिलिटी आएगी, कोई कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं। थर्ड केस पहले देखना, सेकंड वाला नहीं। थर्ड वाले में बोला एक्सपेक्टेड रेंट है 85,000, मंथली रेंट है 8,000, और लेट आउट किया है 9 महीने के लिए। 3 महीना वैकेंसी था ना, हम तो दे रहे थे, कोई किराएदार मिला नहीं। 8,000 के हिसाब से 9 मंथ्स लेट आउट हुआ, 72,000 कलेक्ट हुआ। और प्रॉब्लम ये है कि दिस इज लेस देन ई आर। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा इज द रीजन वैकेंसी। असेसी तो हाँ ही बोलेगा, पर हमें चेक तो करना पड़ेगा। चेक करेंगे कैसे, एनुअल रेंट आता 96,000, दिस इज ग्रेटर
ये ओके, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 8,000 के हिसाब से लेट आउट किया भी तो सही है। बट क्योंकि वैकेंसी थी इसलिए पूरा कलेक्ट नहीं हुआ, वैकेंसी नहीं होती तो प्रॉब्लम था नहीं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इन दैट केस जो आपका जीएवी होगा, दैट विल बी इक्वल टू योर एक्चुअल रेंट कलेक्टेड, विच इज 72,000। तो सारा इंटेंट पे होता है कि आपका इंटेंशन क्या है। बोल, हो गया कंप्लीट। लास्ट वाला केस आप ट्राई कर सकते हो, एस वाला, देखो ना क्या आता है। किसी का आंसर आ गया और फाइनली तो बताओ। 1,25,000। नहीं, इनकम्प्लीट आंसर है, कुछ भूल गए। बोलना कहाँ है, दिख ही रहा है, वैकेंसी तो है ही। 2 महीने वैकेंसी तो दिख ही रही है। 1,09,000। बोलो, पता चला क्या करना है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्लेम होगा ना। देखो अप्रोच कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट 125, आप लेट आउट कर रहे हो 8,000 रुपये में 10 महीने के लिए। 2 महीना वैकेंसी है, तो वैसे तो 80,000 ही कलेक्ट हो रहा है, लेकिन पूरा 12 महीने अगर लेट आउट कर भी देते 8,000 के हिसाब से, तो कितना रेंट आता? 96,000। तो मतलब आपका रेंट का रेट ही गलत है, 1,25 तो होने ही नहीं वाला था, तो रेट तो रिजेक्ट हो गया। तो बेस किसको बनाएंगे, ईआर को। बट क्योंकि फिर आप बोलोगे सर 2 महीने वैकेंसी भी तो थी ना, ऐसे थोड़ी ना कि पूरा 12 महीने लेट आउट हुआ है, तो उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है काम करो, 2 महीने का जितना किराया आप कमा सकते थे और जो नहीं कमाया माइनस करो, उस पर टैक्स मत देना। अब आप तो 8,000 रुपये महीने पे लेट आउट कर रहे थे ना, तो 2 महीने का किराया जो आना था वो कितना था, 16,000।
तो डिडक्शन उतना ही मिलेगा, उसको बोलते लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो 8,000 रुपीज पर मंथ आपने रेंट कोट कर रखा था, 10 महीने लेट आउट किया, 2 महीने घर खाली पड़ा रहा, तो 2 महीने का हो गया नुकसान। कितना नुकसान हुआ? 16,000। डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई एक्सपेक्टेड रेंट में से वो आप माइनस कर लो, बाकी का टैक्सेबल। तो 1,25,000 जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है जिसको बेस बनाया, उसमें से आप वैकेंसी का लॉस क्लेम कर सकते हो, 16,000 रुपये 2 महीने का किराया। बाकी का जो है वो आपका जीएबी। ये अपने चार्ट में आप देख लो, जो लास्ट वाला केस है, ईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ये वो वाली सिचुएशन है कि ईआर को बेस बनाया 1,25, लेकिन 2 महीने का लॉस है वो आप क्लेम कर लो, बिकॉज एक्चुअल में आपका लॉस हुआ है वैकेंसी की वजह से, पर जितना हुआ है उतना ही क्लेम करने को मिलेगा। ठीक है, तो 8,000 रुपये आपने कोट किया था, अगर आप 2 महीने लेट आउट कर भी देते तो 16,000 से ज्यादा तो आपका किराया आने वाला था नहीं, तो उतना ही डिडक्शन देंगे और कुछ मिलेगा नहीं उसमें। ठीक है, ये कंडीशन है। सर अगर एआर ज्यादा हो ईआर तो उसमें फिर वैकेंसी आएगी। तुम ऐसे परम्यूटेशन मत बैठो, वो ऐसे तो ये हुआ हो तो वो हो तो तुम भी घूम जाओ, मैं घूम जाऊंगा, सम के बेसिस पे पूछो तो समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे तो हर सम में आप कुछ ना कुछ चेंज कर दो, कुछ नया हो जाएगा। तो क्या स्पेसिफिक है वो तो फ्रेम करके बताओ तो मैं बताऊं। ऐसे तुम खुद रैंडमली सोचते रहोगे, तुम भी कंफ्यूज होते रहोगे। वो अप्रोच ठीक नहीं है कि हर सम को अपन ट्विस्ट कर दें। ठीक है, जितने कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे लोग कवर कर ही रहे हैं, और कुछ है तो फिर वो वैल्यूज लिख के बता दो तो सॉल्व करा देता हूँ। ये जो करवाया वो समझ आया? 1,09,000 कैसे आ रहा है सबका क्लियर है, क्योंकि सॉल्यूशन नीचे पूरा प्रिंट नहीं हुआ है इसीलिए। क्यू पे आ रहा हूँ मैं, क्यू बाकी मेरे को आने दो, उस पे आ रहा हूँ। क्यू वाला देख लो। एक्सपेक्टेड रेंट जो है ना 55,000 है। आप लेट आउट कर रहे हो 5 महीने, मतलब 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, बट लेट आउट पीरियड 0 है और वैकेंसी 12 महीने है। तो अब क्या करें इसमें, कैलकुलेशन जीएवी का कैसे होगा? अब आप क्या बोलते हैं? इनकम जनरेट नहीं हुई तो टैक्स किस बात का? तो फिर तो चार्जिंग सेक्शन के अपोजिट जा रहे हो आप। चार्जिंग सेक्शन पहले ही बोल रहा था, हम तो एनुअल वैल्यू को टैक्सेबल करेंगे, इसी दिन के लिए लिखा था वहाँ पे ये। फिर आप यहाँ पे बोलोगे इनकम जनरेट ही नहीं तो टैक्स किस बात का? पता चला टेनेंट तो रहता है, कैश किराए में देता है, वो गूगल पे नहीं कर रहा है, कैश में पेमेंट कर देता है और कहीं दिखता ही नहीं। सब लोग यही करेंगे फिर, वैसे तो होगा नहीं। अब पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये प्रॉपर्टी को अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के एग्जेम्पशन ले सकते हैं? ये क्वेश्चन है, क्या ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है? ठीक है, लेट आउट 0 है बट लिखा है वैकेंसी 12 मंथ्स। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बाहर बोर्ड लगा था कि अवेलेबल फॉर लेट आउट, लेकिन कोई किराएदार आया नहीं और पूरा साल प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होना और लेट आउट के लिए टेनेंट ना मिलना, दोनों में फर्क है। मैं इस प्रीमाइसिस में रहता हूँ तो ये अवेलेबल ही नहीं है, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बट प्रीमाइसिस खाली पड़ी, बाहर बोर्ड लगा हुआ है अवेलेबल फॉर रेंट, कोई टेनेंट आ नहीं रहा है, तो मेरी तरफ से तो अवेलेबल है ना, लेकिन कोई रहने नहीं आया, मतलब कोई लेने नहीं आया प्रॉपर्टी, ये है वैकेंसी फॉर 12 मंथ्स। ऐसा हो भी सकता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। तो आपने तो ऑफर कर रखी थी ना प्रॉपर्टी, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में इसको 0 तो मान नहीं सकते, इसको गिनना तो हमें वैसे ही पड़ेगा कि अवेलेबल फॉर लेट आउट है, तो नंबर्स लगा के देख लेते हैं। अब इसमें आपकी एक्सपेक्टेड रेंट है 55,000, एक्चुअल रेंट है 0, तो ए आर इज लेस देन ई आर, आपने तो स्ट्रिक्टली चार्ट फॉलो करेंगे ना, ए आर इज लेस देन ई आर इज द रीजन वैकेंसी। आंसर इज यस, रीजन तो वैकेंसी है ना। जब जब वैकेंसी का रीजन होता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, पहले एनुअल रेंट कितने हैं, फिर उसका कंपैरिजन होता है। अब यहाँ पे देखो, एनुअल रेंट जो कोट किया हुआ है वो तो महीने का 5,000 है ना, ये कोटेड है। अगर इस हिसाब से पूरे 12 महीने लेट आउट हो पाता तो जो रेंट कलेक्ट होता है 60,000, जैसे दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। तो आप डिपार्टमेंट को बोल रहे हो सर मैंने जो रेंट कोट किया था उस हिसाब से मैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर ही रहा था ना, लेकिन कोई किराएदार आया नहीं तो मैं क्या करूँ? अब डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं भाई देखो, अगर ये सिचुएशन है तो फिर इसमें हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, मतलब डिपार्टमेंट के पास भी कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचा ना। तो यहाँ पे जीएवी किसको बनाएंगे? जो आपका एक्चुअल रेंट है। रीजन भी, आपने जो रेंट कोट किया, भले वैकेंसी है, पूरे वैकेंसी 12 महीने की है, वो बात समझ में आती है, लेकिन ये जो रेंट आपने कोट किया उसको एनुअलाइज किया तो जो अमाउंट बना दैट इज मोर देन ईयर, तो फिर रेंट का रेट तो सही है, तो जीएवी तो वही होना चाहिए जो एक्चुअल रेंट है। अब एक्चुअल रेंट है कितना? 0। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे आपको टैक्स देना नहीं है इफेक्टिवली, नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके चार्ट के हिसाब से अपना आंसर 0 ही आ रहा है। बट रीजन इज नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो ध्यान रखना। लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, 12 महीने प्रॉपर्टी खाली थी, लेट आउट 0 मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड थोड़ी है, वेकेंट है प्रॉपर्टी। तो अपन ने रूल के हिसाब से ही काम किया है। हमने ये देखा कि भाई मंथली रेंट कितना कोट कर रखा है, 5,000,
12 महीने पूरा लेट आउट करे तो 60,000 तो रिकवर होता है। डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन तो 55 है, तो हम तो बेटर ही रेट कोट कर रहे हैं। अब एक्चुअल रेंट आया कितना? जीरो। रीजन क्या है? वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होती तो प्रॉपर कलेक्शन होता। तो रेंट के रेट में गड़बड़ नहीं है, तो इस हिसाब से जीएवी क्या बनेगा? एक्चुअल रेंट। अब ये रेंट का रेट अलग होता तो रेंट का रेट होता 4,000, तो बात बदल जाती। फर्क पड़ता। चलो आप कर दो, इसमें 4,000 कर दो, बताओ क्या होगा। अब क्या होगा? 48। अब डिपार्टमेंट बोलेगा तुम लोगों ने रेंट ही गलत रखा हुआ है, 48,000 में कहाँ पूरा कवर अप हो रहा है। ईआर तो 55 है ना, तो भाई एक्चुअल रेंट वाली कंडीशन रिजेक्टेड। अब उसमें चार्ट क्या बोलता है? जीएवी विल बी इक्वल टू ईआर, यही था ना। लेकिन फिर आप बोलोगे सर वैकेंसी भी तो है, उसका बेनिफिट भी तो दे दो। तो ईआर कितना है? 55,000। वैकेंसी का लॉस क्लेम कर लो, कौन मना कर रहा है? वैकेंसी का लॉस आपका है कितना? 4,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने का 48,000 होगा। माइनस करोगे तो कुछ अमाउंट बनेगा ना, 7,000। यहाँ पे देखो जीएवी आ गया 7,000, जीरो नहीं आ रहा। नंबर्स पे डिपेंड करता है, रूल वही रहने वाला है। नंबर चेंज करोगे वैसे कंडीशन चेंज हो जाएगी, बाकी रूल्स में स्टैटिक है। जो चार्ट में दिया है उसके बाहर अपन कुछ भी नहीं करते वैसा। अब समझ आया डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो ये अमाउंट पे है। 5,000 कोट किया तो बच गए, 4.5 कोट किया तो फंस जाते हैं, 4 कोट किया तो भी फंस जाते हैं। 55 से नीचे नहीं जाना चाहिए वो पॉइंट। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 6। वहाँ पे बन और अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 था इलस्ट्रेशन 5। ठीक। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। अच्छा समय, ये भी एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें अनरियलाइज रेंट वाला एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। Mr. X is the owner of a house property. He lets the property during the previous year 24-25 for 7,000 rupees per month. The house was occupied from 1st April to 31st Jan. From 1st Feb it remained vacant. तो ठीक है, 9 मंथ्स 10 मंथ्स की ऑक्यूपेंसी है और फेब और मार्च की वैकेंसी है। मिस्टर एक्स फेल्स टू रियलाइज ₹10,000 फ्रॉम द टेनेंट। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज 82,000। और डेटा में आपको सब कुछ दे ही रखा है। ईआर में आपको बोला है 82,000, और जो एक्चुअल रेंट मंथली कोट किया वो कितना है? 7,000। हाँ 7,000 पर मंथ, और ऑक्यूपेंसी है 10 महीने की। तो जो रेंट कलेक्ट हुआ है वो तो 70 मतलब होना चाहिए 70,000, वैसे कलेक्ट हुआ नहीं। इसमें से अनरियलाइज रेंट भी है, 10,000 रुपये इसमें से कलेक्ट नहीं हुआ, तो बचा कितना? 60,000। पता चला? तो जो एक्चुअल रेंट कलेक्टेड है ना, ए आर रिसीव, वो कितना है? 60,000। इतना आपने एक्चुअल में रिसीव किया है, तो यहाँ तक की स्टोरी है। अब हमें देखना है कि भाई क्या करें, जीएवी एनुअल वैल्यू कैसे गिने। जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो भाई ए आर जो है ना, इट इज लेस देन ई आर। ए आर है 60,000, ई आर है 82,000। बोला इज द रीजन वैकेंसी। तो अभी वैकेंसी है तो सही, वैसे वैकेंसी यहाँ पे 2 महीने की है। ठीक है, वैकेंसी 2 महीने की है। तो जब जीएवी कंसिडर करेंगे तो डिपार्टमेंट तो ईआर को बेस बनाएगा, लेकिन आप बोलोगे सर लॉस क्लेम करने दो, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है, तो ये ईआर हो गया 82,000, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना क्लेम करने को मिलेगा? 2 महीने का किराया। ये 7,000 के हिसाब से हो जाएगा 14,000। समझ आए? इसमें एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ, सॉरी। वो यूआर वाला भी तो एक पॉइंट था, अनरियलाइज रेंट वाला, उसका इम्पैक्ट आया नहीं। एक मिनट, वो पॉइंट मैंने स्किप कर दिया जो मेन बताना था। हाँ, जब ए आर ई आर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बीच में स्टेप मैंने स्किप कर दिया, इसको भी हटा रहा। ए आर ई आर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ई आर इज ग्रेटर देन ए आर। ए आर कम है, तो डिपार्टमेंट पूछ रहा है इज द रीजन वैकेंसी।
आप बोल रहे हो हाँ सर वैकेंसी, तो डिपार्टमेंट पहले चेक करे, फिर अपन जीए पे जाएंगे। हमने स्टेप स्किप कर दिया कि भाई एनुअल रेंट कितना होता है। एनुअल रेंट गिनने के लिए हम 7,000 को बेस बनाएंगे, जो अपना मंथली रेंट फिक्स हुआ है। 12 महीने के लिए उसको लेट आउट करें तो कितना रेंट कलेक्ट होगा, 84। ये देखते ही आपने एकदम से बोल दिया ऑफिसर को, बोले देखो ये तो ईआर से ज्यादा है, तो मतलब मैंने तो सही लेट आउट किया। ऑफिसर बोलेगा भाई रुक जाओ, ये आपका अमाउंट ठीक है ईआर से ज्यादा है, बट आपका वो अनरियलाइज रेंट भी तो है। तो अगर आपने सपोज 7,000 रुपए के हिसाब से पूरे 12 महीने लेट आउट कर भी दिया होता और 84,000 का रेंट आप बोल रहे हो, तो भी ये 10,000 का नुकसान तो आपने पहले 10 महीने में ही कर लिया था। आपने सिर्फ 10 महीने के लिए लेट आउट किया था, उसमें भी अनरियलाइज रेंट है। तो अगर और 2 महीने लेट आउट कर भी देते तो मिनिमम ये नुकसान तो होना ही था। तो हम वो भी तो यहाँ माइनस करके फिर देखेंगे ना, डायरेक्टली 84 थोड़ी कंपेयर करेंगे। तो इसमें से 10,000 रुपये लेस होगा, अनरियलाइज रेंट यहाँ से भी माइनस होगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें और कुछ नहीं। अब कितना आया, 74 आया। अब ये 74 का कंपैरिजन होगा 82 के साथ। 84 मतलब 84 का या 60 का नहीं, 74 का कंपैरिजन होगा 82 के साथ, कि अगर पूरा साल लेट आउट कर भी देते तो एक्चुअल रेंट कितना रिसीव होता मैक्सिमम, तो वो होता 74,000 एंड नॉट 84,000। क्योंकि आपका बेड डेट तो हो ही रहा है 12 महीने के स्पैन में, पहले 10 महीने में बेड डेट हो गया, तो और 2 महीने का पूरा किराया आ भी जाता तो भी इससे ज्यादा नहीं होता। बात समझ आई ये पॉइंट। और वो आप यहाँ से भी टैली कर सकते हो। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हुआ है, 60,000, तो इसमें 10,000 का नुकसान तो हो ही गया। और 2 महीने लेट आउट कर देते चलो, कितना और कलेक्ट होता रेंट, 14,000। 60 और 14 कितना होगा, 74। कैसे भी गिन लो बात एक ही है ना। आपका एक्चुअल रेंट जो पूरे साल का कलेक्ट होता वो 74,000 से ऊपर तो नहीं होने वाला था। एंड इफ एज दिस इज लेस देन ईआर, ईआर से कम है ना, तो वो लोग बेस किसको बनाएंगे, ईआर को ही बनाएंगे। तो जब जीएवी कैलकुलेट होगा तो भाई ईआर को बेस बनाएंगे। बट फिर वापस क्वेश्चन वही है कि आप लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट मांगोगे, क्योंकि 2 महीने का किराए का नुकसान तो हुआ है, तो ईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वही वाला अपना फॉर्मूला लगेगा। अब 2 महीने का 14,000, जो डिफरेंस का अमाउंट है वो आ गया आपका जी। समझ आया। पूरे सम में कोई नया पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट है कि जब एनुअलाइज रेंट गिनते हैं तो उसमें भी हमें ये यूआर माइनस करना होता है। और उसका रीजन वही है कि वो एक्चुअल में लॉस हुआ है, इसीलिए। तो जो कंपैरिजन होता है एनुअल रेंट का विद ईआर, उसमें एनुअल रेंट कितना लेना है आपको, 74,000। ये चीज, ये खाली ध्यान रखने वाली बात है। बाकी के सब में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है। फोन में तो चल रहा है, आपके किसी के फोन में एक बार ऑन करके देखो ना वीडियो ऐप में, क्योंकि मेरे फोन में चल रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम दिखा तो नहीं रहा। कनेक्टिविटी चेक कर, फिर भी एक बार ऑन करके देख। बीच में भी कुछ कनेक्शन वीक हुआ होगा। यहाँ पे भी चल तो रहा है, चेक कर ले, मोस्ट प्रोबेबली तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीच में भी स्लो हो गया होगा, नेट स्लो हुआ होगा ना, तो कैच नहीं कर रहा होगा, फिर लोडिंग में टाइम लग गया होगा। बोलो ये पॉइंट क्लियर है, क्या हो रहा है समझ आया ना। आप जब एनुअलाइज रेंट कभी भी निकालते हो, बहुत समझ में निकाला आपने, तो अनरियलाइज रेंट उसमें से भी माइनस होगा। या दूसरे तरीके से ये समझ लो कि आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे हो कि पूरे साल का आपका एक्चुअल रेंट कितना आता, वो बात वापस देख लो। 7,000 रुपये पर मंथ तो आपने कोट किया हुआ है, 10 महीने के लिए लेट आउट भी किया है, तो 70,000 रुपये तो कलेक्ट होने ही थे। लेकिन हुए कहाँ, 10,000 रुपये का तो नुकसान हो गया, नहीं आए। कलेक्ट कितने हुए, 60,000। ये 60,000 कलेक्ट हुए 10 महीना लेट आउट करके, और 2 महीना लेट आउट कर भी लेते तो कितना और कमा लेते, 14,000। ये कितना हो रहा है, 74 ही तो हो रहा है। तो जो एनुअल रेंट है ना, वो 74 ही, मेरा बोलने का मतलब ये। एनुअल रेंट आप 7,000 इंटू 12 करके 84 नहीं मान सकते, क्योंकि 10,000 का नुकसान तो आपका हो ही है। जो कलेक्ट हो रहा है एनुअल रेंट मैक्सिमम जो आ सकता था पूरे साल में, 74 आ सकता था। तो इसका कंपैरिजन हमेशा ईआर के साथ होगा, क्योंकि ईआर ज्यादा है, तो जीएवी जो है
वो अपने ईआर को बनाएंगे, दैट इज 82,000। लेकिन फिर आप बोलोगे कि ईआर पे पूरे पे टैक्स क्यों ले रहे हो, 2 महीने का लॉस तो हुआ है ना, वैकेंसी वाला वो दे दो। फिर ठीक है, 2 महीने का किराया माइनस कर लो, अमाउंट कितना आ गया, 68,000। डायरेक्ट एआर अलाउ करते थे तो फर्क पड़ता, आपका एक्चुअल रेंट कलेक्टेड तो 60,000, और यहाँ पे इनका आंसर 68 आ रहा है, तो ज्यादा अमाउंट पे टैक्स ले पा रहे हैं ना, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ा दिया ना आपका, वैसा। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। एग्जाम के दिन खाली पॉइंट्स देखने होते हैं, सम वापस लिख के सॉल्व करने का टाइम तो आपके होने वाला नहीं, लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ लिखा हुआ नोट अपने वर्ड्स में, जल्दी रिकॉल हो जाए 2 मिनट में कि अच्छा ये पॉइंट था, तो आगे बढ़े वैसे। अब सिमिलर सम्स हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, आप घर पे ट्राई कर सकते हो आराम से। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, वो अभी कोशिश करनी है। इलस्ट्रेशन 8 सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभी ट्राई करके देखो, डाउट्स आएंगे तो क्या इमीडिएटली करा दूंगा। 8 और 9 दोनों हो जाएंगे साथ साथ, देखो, स्टार्ट करो।
देखा जाए तो म्यूनिसिपल वैल्यू और जो म्यूनिसिपल वैल्यू देते हो वो भी पूरी साल की देते हैं 40% सोशल में सैलरी जो है पूरे साल का बोलो क्या हुआ? इलस्ट्रेशन 8 हो गया? हाँ बता देता चलो सुन लो सुन लो। क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 8 देख लेते, एक बार डिस्कस कर लेते क्या करना है। हाउस की म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 है, 8,000 लोकल टैक्स भरा, और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आधा घर यूज कर रहा है, बाकी का आधा लेट आउट किया है एट 3,000 रुपीज पर मंथ। अब बोला इसमें एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है पूरे हाउस की, तो कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, पॉइंट ये है कि स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एनुअल वैल्यू के लिए कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट कितना है। अब म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 दे रखी है पूरी प्रॉपर्टी की। म्यूनिसिपल वैल्यू इज ऑलवेज फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी, वो पार्ट के लिए हो भी नहीं सकती, इम्प्लाइड सी बात है। पर बाकी कुछ डेटा दिया नहीं, रिमेनिंग कुछ है ही नहीं। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तीन चीज सही होती है। जब कुछ नहीं है तो जो दे रखा है वही एक्सपेक्टेड रेंट है। तो 50,000 रुपीज आपका ईआर तो आ गया, लेकिन अब उसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ। तो वो कंपैरिजन कैसे होगा, उसके लिए कुछ दे रखा है। लेटिंग आउट हाफ द अमाउंट एट ₹3,000 पर मंथ। अब देखो इसमें ऐसा है ना, कैलकुलेशन करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। इन्होंने जो अप्रोच लिया है वो फुल हाउस पे कैलकुलेशन किया, अपने आधे घर पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ज्यादा लॉजिकल आपको वो लगा होगा कि ये जो आधा घर लेट आउट किया है तो हाफ कर लेते, तो आइडियली हाफ करना चाहिए था। इन्होंने जो किया आपको अमाउंट नहीं समझ आ रहा, तो वो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो कंसिडर किया कि 3,000 रुपये पर मंथ में आपने आधा घर लेट आउट किया, तो पूरे घर का रेंट कितना होता मंथली? 6,000। तो 6,000 के हिसाब से अगर 12 महीने लेट आउट होता तो पूरी प्रॉपर्टी से जो रेंट आपको मिलता वो कितना होता? 72,000। तो वो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए एनुअलाइज रेंट जो है वो ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। बट आई थिंक उससे बेटर रास्ता ये है कि इसको हाफ कर लेते, वो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे को बता देता हूँ कि आपको रिलेट भी होगा कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। पूरी प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू या उसी को एक्सपेक्टेड रेंट बोल दो तो वो 50,000 है, लेकिन आपने तो हाफ प्रॉपर्टी लेट आउट की है ना, तो हाफ प्रॉपर्टी का ईआर तो 25,000 ही होना चाहिए। अब ऐसे भी गिन सकते हो। अब हाफ प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया है एट 3,000 रुपीज पर मंथ, तो वो हो गया 36,000। तो देखो एक्सपेक्टेड रेंट 25 है, एक्चुअल रेंट कलेक्टेड 36,000 है, तो ज्यादा ही कलेक्ट हुआ है, तो इट इज ओके। तो इसके बेस पे कैलकुलेशन होना चाहिए। अब जब हम जीएवी निकालेंगे तो एआर को ही बेस बनाएंगे, और वो एआर है अपना 36,000। आगे की स्टोरी, अगर एनुअल वैल्यू पे जाना है तो इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता है। अब देख लो म्यूनिसिपल टैक्स जो है ना पूरी प्रॉपर्टी का आपको दे रखा है 8,000, पूरी प्रॉपर्टी का, लेकिन हमने तो आधी प्रॉपर्टी लेट आउट की थी,
तो डिडक्शन भी तो आधा ही मिलेगा, पूरा तो मिलेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा 4000, ये लेस कर लो। अब जो आया उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू, एंड दैट इज 32,000 रुपीज। बोलो पता चल गया। ये 32,000 इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट पोर्शन। लेट आउट पोर्शन की बात हो रही है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसकी एनुअल वैल्यू कितनी? जीरो। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन आधा घर, बाकी का जिसमें आप रह रहे हो उसकी एनुअल वैल्यू जीरो, बिकॉज उसमें तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। अब एनुअल वैल्यू डायरेक्ट जीरो आ गई, तो ना एक्सपेक्टेड रेंट, ना म्यूनिसिपल टैक्स, ना एक्चुअल रेंट, सीधा एनुअल वैल्यू जीरो। तो एक हाफ का आंसर 32,000, दूसरे का जीरो। आया समझ में? अब ये क्लियर हुआ होगा, ये प्रेजेंटेशन बेटर है। पर एग्जाम में मेरा सजेशन ये है कि ऐसे ही करना। इन्होंने क्या किया ना, आधी प्रॉपर्टी किराए पे थी, कैलकुलेशन फुल प्रॉपर्टी पे किया, बट उल्टा करना चाहिए। अपने को ये वाला डेटा जो है ना, ये हाफ प्रॉपर्टी पे ले आना चाहिए, तो समझ में आएगा क्या हो रहा है, तो उसमें मिस्टेक होने का चांस रहेगा। ऐसे प्रेजेंट कर लो तो बेटर। इलस्ट्रेशन 9 इसके बेस पे ही है क्या? म्यूनिसिपल वैल्यू। कंपैरिजन करते हैं तो फेयर रेट ले रहे हैं ना, उसमें पूरे साल का जरूरी नहीं कितना है उतना ही कंपेयर, कौन सा? जो मार्केट मल्टीपल वैल्यू है तो फेयर से कंपेयर करना। फेयर रेंट तो है ही नहीं ना। फेयर म्यूनिसिपल रेट नहीं नहीं, एक्चुअल रेंट है। फेयर रेंट नहीं, एक्चुअल रेंट जो कलेक्ट हुआ उससे कंपेयर करें। म्यूनिसिपल वैल्यू तो एक ही दे रखी है, उसी को ईआर मान दिया हमने, वैसा बोल। बोलो पता चला? डाउट कुछ यहाँ पे? क्लियर? इलस्ट्रेशन 9 देख लो। मिस्टर एम हाउस का ओनर है, म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की 40,000 है, 8,000 लोकल टैक्स उसने पे भी कर दिया है। पूरा घर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा था टिल जनवरी, और फिर लेट आउट किया 1 जनवरी से, तो 9 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 3 महीने के लिए लेट आउट था, उसमें 4,000 रुपये पर मंथ उसने कलेक्ट किया। अब अपने को चलना है इसमें चार्ट के हिसाब से, जो बोला है अपन वही करेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू जो है उसी को मानना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट, और कोई ऑप्शन है नहीं कंपैरिजन के लिए, और डिटेल दे ही नहीं रखी। तो ईआर तो आपका कंप्लीट हो गया। एक्चुअल रेंट की अगर बात करें तो 4,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का रेंट आया, जनवरी से लेके मार्च, कितना हो गया? 12,000। अब जब कंपैरिजन होगा ईआर और एआर का, तो हम देखेंगे कि भाई ईआर इज ग्रेटर देन एआर। इज द रीजन वेकेंसी? ये क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा आपका? इज द रीजन वेकेंसी? बोलो, वेकेंसी रीजन है आप? नहीं, वैसे तो क्लियर बोला ही है, क्योंकि 9 महीने घर आपने खुद ही यूज किया है, तो वैकेंसी तो थी नहीं ना, वहीं से पता चल रहा है। इफ द रीजन इज नॉट वैकेंसी, देन जीएवी विल बी इक्वल टू ईआर। फिर बोले सर लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो दे दो। अरे भाई लॉस वैकेंसी नहीं है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी कहाँ से होगा? 9 महीने प्रॉपर्टी खाली थोड़ी पड़ी थी किराए पे देने के लिए, आप खुद रह रहे थे उसमें, और जब रह रहे थे तो उसको किराए पे दे नहीं सकते, वैसी बात है। तो ये ऐसा हो गया कि पार्ट ऑफ द ईयर अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो पूरे साल के लिए डीम लेट आउट है। वो जो कंसेप्ट नहीं था कि एक दिन के लिए भी घर किराए पे दे दिया, तो पूरे साल के लिए वो लेट आउट वाली कैटेगरी में आ गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो जीएवी विल बी इक्वल टू ईआर विच इज 40,000। अब इसमें से बात होगी म्यूनसिपल टैक्स की। म्यूनसिपल टैक्स आपने भरा 8,000 रुपये पूरे साल का, पूरी प्रॉपर्टी का, तो 32,000 रुपीज जो है बाकी का आपका ए आर आ गया, और ये आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो एनुअल वैल्यू जो आ गई वो 32,000 आ गई आफ्टर डिडक्टिंग म्यूनसिपल टैक्स। ये हो रहा है। 10th वाला सेम पैटर्न पे है, इसमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 11th वाला मैं करवा देता हूँ, उसमें वो कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला जो टॉपिक है ना, उसकी बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मैंने जब करवाया था तो मैंने आपको नंबर्स फ्रेम करके ही करवाया था, बट स्टिल एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देख लो डेटा में बोला क्या है। एसएससी ने लोन लिया है 6 लाख रुपए का, और डेट है 1 अप्रैल। 6 लाख रुपीज का लोन है, और इंटरेस्ट रेट 10% पर आएगा, ये बता दिया।
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 अगस्त 2024, ये डेट आ गई। एंटायर लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आपको AY 25-26 के लिए कैलकुलेशन करना है कि भाई कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, लोन अभी भी पूरा बाकी है। ठीक है, तो पहले तो हमें देखना होता है कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना माना जाएगा। तो ये जो है 15 अगस्त, उससे जस्ट पहले, समझ आ गया। तो ये जो आपका ड्यूरेशन है, दिस इज कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले तो ये ध्यान रखना, इस ड्यूरेशन में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना होगा, 2 साल हो रहे, 22 से 23, 24, ये 2 ईयर्स हो गए। अब गिन सकते हो इस पे 6 लाख रुपए पे 10% पर एनम इंटू 2 ईयर्स। ये है कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, 1,20,000। अब इसका डिडक्शन एक साथ तो मिलता नहीं है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, याद है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इतना आप क्लेम कर सकते हो पर एनम। कौन से AY से क्लेम करने को मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो उसमें हम देखते हैं कि कंप्लीशन की एक्चुअल डेट कौन सी है, 15 अगस्त 2024। दिस इज FY 24-25। तो इसका AY होगा 25-26। तो इस AY से आप डिडक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हो। अब इस AY में ये 24,000 का डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग होने का मतलब है कि अभी भी तो ब्याज तो भर ही रहे होगे। तो ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से लेके 31 मार्च 25 तक, इस फाइनेंशियल ईयर का भी तो इंटरेस्ट भरा होगा ना आपने। इसको बोलेंगे करंट ईयर इंटरेस्ट, ये भी तो भरा होगा, उसका डिडक्शन भी तो ले सकते हो यहाँ पे, वो भी ऐड होगा, भूलना नहीं। AY 25-26 में ये आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और प्लस करंट ईयर का इंटरेस्ट। और करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना, 6 लाख पे 10%, वो कितना हो गया, 60,000। टोटल 84,000। समझ आया कुछ। करंट ईयर इंटरेस्ट आपने बोला वो 15 2024 से 31 पूरे साल पूरे साल का होगा ना, कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ एंड हो गया था, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट होगा ना, इसलिए तो कंस्ट्रक्शन पीरियड को पीछे लेके गए थे ना। ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये इस पोर्शन का है, तो ये तो पूरा साल ही काउंट होगा, इसलिए पूरे साल का नहीं वैसा। ये 24,000 जो है AY 25-26 से स्टार्ट होगा और 5 साल तक मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट 4 ईयर्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। हर साल ये तो मिलेगा ही, प्लस करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट आपका चल रहा होगा वो। एंड इफ दिस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसके ऊपर लिमिट लगेगी 2 लाख रुपए की। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक साल में 2 लाख ही क्लेम कर सकते हैं। ये दो मिला के टोटल पे 2 लाख, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पोर्शन पे, टोटल पोर्शन पे 2 लाख वैसा। बोलो कुछ कंफ्यूजन, आप क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 11। बाकी सम्स में मैं देख लेता हूँ कौन से सिमिलर टाइप के जो आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, तो वो एक बार अप्रोच करके देखना चाहिए। एक ही जैसे समझे तो फिर यहाँ पे सारे सॉल्व नहीं कराना मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टिक कर लो, हो जाएगा। 12th इसके बाद, हाँ 10th भी हो जाएगा। हाँ लिख दे। एक तो अभी तो सारे ही करने वाला, अभी इलस्ट्रेशन 12 तक तो पूरा ही है। अब तो इलस्ट्रेशन 12 तो सारा ही रहेगा, बाकी देख लेते हैं। कौन सा, अच्छा वो सम्स में, इस वाले में लिखा नहीं मैंने, कौन सा था ये 11। हाँ वो बोल मैं लिख देता हूँ। और ये वाला कौन सा था, ये भी देख लो, गलत नंबर मत बताना। हाँ ये कौन सा है, 6 है ना, ठीक है, ये तो लिखा ही है। ठीक है, तो 12 तक तो आपको होमवर्क में सॉल्व करना ही है।
13 में देख लेते हैं क्या है। 13 भी हो जाएगा। तो प्रीवियस प्रीवियस ईयर में बोला कि वो देगा 14 वाला भी ट्राई कर सकते हो, उसमें 115 बीएससी वाला भी है ऑप्शन में, तो दोनों ऑप्शन सॉल्व करने हैं। आपको मैंने बताई दिया 115 बीएससी में कौन सा डिडक्शन नहीं मिलता है, तो उसके बेस पे आप उसको देख के भी सॉल्व करोगे तो आएगा। ट्राई तो करो, नहीं आएगा तो करा दूंगा। तो 14 हो जाएगा। 15 तो मैं करवा दूंगा, 15 रहने दो। 16 भी यहीं पे सॉल्व करेंगे, आप टिक करके रखना, मुझे कल बता देना कौन कौन से मैंने यहाँ बोले। 17 भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। 18 भी सेम टाइप है, उसी पे बेस्ड है, तो अभी रहने दो। उसमें से क्या एक करा दूंगा तो फिर ये सब हो जाएंगे। नाइनटीन भी पेंडिंग रहेगा, वो सब टैक्स लायबिलिटी वाले क्वेश्चन आ रहे 20 आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो जाएगा। 21 भी हो जाएगा। हाँ हाँ, कितना टाइम लगाओगे, तो क्या होगा, इतने समझ भी तो नहीं दे रहा, कौन सा 12-15 घंटे जीएसटी पढ़ते रहोगे, 1-1.5 घंटा इसके लिए निकाल लेना। टाइम मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा। वैसे भी ज्यादा सम्स कहाँ दे रहा हूँ मैं, मोस्टली तो यहाँ करा दिए। अभी 10 और 12 दो दिए, एक और दिया, 3 तो सम है। हाँ, और कितने दिए, 5-6 हो गए ना, चलो कोई नहीं। करो करो, थोड़ा बर्डन लो, अभी ये तो पीक टाइम है। 23 वाला है वो कर सकते हो, 23 हो जाएगा। और क्या, 24 भी सेम टाइप ही है, 23-24 भी हो जाएंगे। अब इतने सम्स आप लेके बैठोगे तो मैक्सिमम 1.5 आवर, उससे ज्यादा लगने वाला नहीं, तो उतना टाइम लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। 20 सेकेंड, नहीं नहीं, 20 सेकेंड याद करा दो, वो नहीं बोला। ठीक है, देखो अभी तो सब्जेक्ट का वॉल्यूम इतना है ना कि आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे। सिर्फ मैं पढ़ाता रहूंगा और यहीं पे पढ़ लोगे उतने में होगा नहीं। ये चैप्टर्स कितने सारे हैं वो आप देख ही रहे हो, और सम्स के साथ नहीं पढ़ा तो कोई मतलब ही नहीं। मैं सिखाता जाऊंगा और आपने ध्यान नहीं दिया तो होगा नहीं। ठीक है, बस इतना रखते हैं, कल कंप्लीट करेंगे इसको।